हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैनेडियन शान। मेरा नाम है शानू नायर। गाइस, आज की जो वीडियो है ये वीडियो है पीआर वर्सेस स्टडी वीजा से रिलेटेड। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी स्टडी वीजा वर्सेस वर्क परमिट रिलेटेड, तो वो आपने ऑलरेडी देखी। और ये जो वीडियो है ये वीडियो में हम बात करेंगे कि पीआर वीजा इजी रहेगा या स्टडी वीजा इजी रहेगा, उसके बारे में डिटेल में हम समझेंगे। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वेलकम गाइस। तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे कि आज की डेट के अंदर पीआर की क्या सिचुएशन है और स्टडी वीजा की क्या सिचुएशन है। तो गाइस, सबसे पहले मैं पीआर की बात करूं तो पीआर के अंदर अगर आपके 460 465 मैं तो कहता हूं अगर 450 के ऊपर भी अगर कोई पॉइंट है तो चलो ठीक है, आप 2 साल तक पूर्व में रहोगे, कुछ एक हम सोच सकते हैं उसके बारे में। लेकिन 470 475 480 तक की जो है अभी की सिचुएशन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो सीआरएस कट ऑफ पॉइंट्स आ रहे हैं। तो चलो ठीक है, वो एक सीआरएस का पॉइंट हम साइड में रखते हैं। लेकिन अभी की सिचुएशन के हिसाब से हम स्टडी परमिट वर्सेस पीआर उसके बारे में बात करें। तो गाइस, सबसे पहले पॉइंट जो कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं पीआर। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पीआर वीजा वो होता है जिस वीजा पे आप डायरेक्टली यहां पर आओगे और कोई आपसे नहीं पूछेगा कि भाई आपके पास वर्क परमिट है या नहीं है। जस्ट आपको कहीं पे भी अगर जॉब करनी है, आपको अपना पीआर कार्ड दिखाना है, यू आर एलिजिबल टू वर्क, जितने भी घंटे आप काम कर सकते हो, ठीक है। आप किसी भी प्रोविंस में रह सकते हो, ठीक है। वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जो एक सिटीजन को यहां पे मिलते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली पीआर लेके आते हो तो आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब पहले बात करते हैं कि ये जो पीआर सिस्टम है ये कैसे काम करता है। ये पूरा का पूरा पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे काम करता है। परमानेंट रेजिडेंसी की बात कर रहे हैं तो इसमें पॉइंट्स मिलते हैं आपको एज के, ठीक है। इसमें पॉइंट मिलेंगे आपको आपके एजुकेशन के, इसमें पॉइंट्स मिलेंगे आपके आईएलटीएस के, और इसमें पॉइंट्स मिलेंगे आपके एक्सपीरियंस के, ठीक है। तो मेनली ये 4 फैक्टर्स ही रहता है जिसमें आपको पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैंने एक प्रोफाइल पिक करी है, ये पिक करी है हमारे नौजवान जो कि 29 साल तक के हैं, तो उनकी प्रोफाइल मैंने पिक करी है। और इसके अंदर एजुकेशन जो रिक्वायरमेंट है आज की सिचुएशन के हिसाब से वो है मास्टर्स, ठीक है। अगर आपके पास, मैं तो शुरू से कहता हूं, अगर आपके पास मास्टर्स है, गो फॉर आईएलटीएस। आईएलटीएस में अपने पॉइंट्स इंप्रूव करो और एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लगाओ, ठीक है। डायरेक्टली पीआर बन सकते हो, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, 29 साल का एक बंदा है, ठीक है। उनके पास मास्टर्स है, ठीक है। 5 से 10 साल का, चलो ठीक है, एक्सपीरियंस है। और ठीक है, एक्सपीरियंस भी एनओसी कोड OAB में होना चाहिए, कोई मैनेजरल पोजीशन में होना चाहिए। अगर आप इससे नीचे अगर स्किल लेवल C और B में आ जाते हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसमें आपको पॉइंट्स मिलेंगे। एनओसी OAB की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अभी तक तो आपने समझ लिया। अब बात करते हैं कि आईएलटीएस आपको कितना चाहिए। अगर हम बात करते हैं, और अगेन ये सिंगल एप्लीकेंट की बात कर रहा हूं मैं, ये हस्बैंड वाइफ नहीं, सिंगल। क्योंकि जैसे कि अगर आप हस्बैंड वाइफ करते हैं अप्लाई तो ऑब्वियसली आपके पॉइंट्स ड्रॉप होंगे। अगेन या तो हस्बैंड या फिर वाइफ को आईएलटीएस में पॉइंट्स काफी इंप्रूव करने पड़ेंगे, ठीक है। एजुकेशन भी उस हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बात करेंगे आईएलटीएस की कि आईएलटीएस में आपके कितने पॉइंट्स होने चाहिए। अगर इस प्रोफाइल में अगर आप हैं तो 29 ईयर्स, एक्सप्रेस एंट्री फॉर पीआर, ठीक है। स्पीकिंग के अंदर आपके होने चाहिए 7.5, ठीक है। और लिसनिंग के अंदर आपके होने चाहिए 8, ठीक है। रीडिंग के अंदर आपके होने चाहिए 7, ठीक है। और राइटिंग के अंदर आपके होने चाहिए 7। तो जैसा कि आपने देखा कि लिसनिंग के सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं जब हम बात करते हैं एक्सप्रेस एंट्री की। तो जिन लोगों की भी लिसनिंग अच्छी है तो उनको सबसे अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। तो ओवरऑल आई वुड से इसमें आपको मिल जाएंगे करीब 472, ठीक है। और 472 बहुत अच्छा स्कोर है। आप डेफिनेटली एलिजिबल है एक्सप्रेस एंट्री में परमानेंट रेजिडेंट बनके डायरेक्टली कनाडा आने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गई पीआर की बात, ठीक है। अब बात करते हैं कि गाइज मास्टर्स क्या आ सकती है, 29 ईयर्स में आ सकती है, ठीक है, आ जाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं कि एज के आपके ऑलरेडी पॉइंट्स मिल रहे हैं, आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिल रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 110 पॉइंट्स आपको मिलेंगे एज के, जो कि मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं, तो उसके आपको मिल गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस एनओसी OAB, कोई अगर आईटी में कोई अच्छा बंदा है किसके पास एक्सपीरियंस है तो वो आप कवर कर सकते हैं। कोई मैनेजरल पोजीशन में जो प्रूव कर सकता है विद ऑल द बैंक स्टेटमेंट, विद ऑल एक्सपीरियंस लेटर, बिल्कुल शॉर्टकट बिल्कुल नहीं, जेन्युइन एक्सपीरियंस, ठीक है। एनओसी OAB में, चलो ठीक है, वो भी चीज आ गई। तो मैं ये पूछना चाहूंगा सभी से कि क्या आप ये स्कोर इजीली ला सकते हैं? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? देखिए गाइस, मैं किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता।
और मैं किसी का पैसा भी वेस्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं ये जो है आप लोगों को ये कहूंगा कि क्या ये पॉसिबल है स्कोर लाना। लेकिन अगर मैं बात करूं, देखिए स्पीकिंग में चलो ठीक है 7.5 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। रीडिंग में भी 7 आ गए, राइटिंग में भी 7 आ गए, लिसनिंग में 8 से अगर किसी ने लिसनिंग के अंदर चलो 8 लेके आ भी गए, ठीक है, 8 लेके आ गए, ठीक है। स्पीकिंग में पॉइंट्स चलो 6 हो गए, ठीक है। और रीडिंग में चलो अगेन 6 हो गए, ठीक है। राइटिंग में अगेन उन्होंने 7 लेके आ गए। तो हर बार जरूरी नहीं है कि आप यही पॉइंट लेके आओ, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जितनी बार भी आप IELTS दोगे आपको यू हैव टू मींस ये जो आपका चार्ट है ना बैंड वाइज, ये आपका होना चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है गाइज, ज्यादातर लोग क्यों इस प्रोसेस के अंदर जो है डिले हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग चलो ठीक है ट्राई करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि एंड ऑफ द डे जैसे ही वो क्रॉस करते हैं एज, ठीक है, 29 ईयर्स की एज, सबसे पहली बात तो 29 ईयर्स की एज में मास्टर्स है कि नहीं है, ठीक है, हो सकती है कि नहीं हो सकती, चलो ठीक है हो गई। एक्सपीरियंस है कि नहीं है, ठीक है, 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस अगर हम बात करें तो NOC OAB में, चलो ठीक है वो भी हो गया। फिर चलो ठीक है ये सब काम करने के बाद चलो ठीक है IELTS भी होगा कि नहीं। गाइज हम लोग सब काम करते हैं, ठीक है, सबको पता है, हम लोग सब जॉब कर रहे होते हैं, उन जॉब के अंदर हमें हमारा घर भी चलाना है, IELTS भी देनी है, ठीक है, उसमें भी प्रैक्टिस करनी। और पॉइंट्स देखो आप, ठीक है, स्पीकिंग 7.5, लिसनिंग 8, रीडिंग 7, राइटिंग 7। मैं किसी को अगेन अगर आप ला सकते हैं, कोई ज्यादा कुछ पैसा खर्च नहीं होने वाला, बिल्कुल डायरेक्टली आप जो है PR लेके आ सकते हो, आपको सिर्फ प्रोसेसिंग फीस देनी है। जो लोग की इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है वो डेफिनेटली ट्राई करें, तो उसके बेस पे काम करता है। तो मुझे ये लगता है अगर कोई 29 साल का बंदा है और इतने स्कोर ला सकता है तो डेफिनेटली ही इज एलिजिबल फॉर 472। लेकिन ये ट्राई करते करते जैसे ही वो 31, 32, 33 जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसके पॉइंट्स गिरते रहेंगे, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है 40 एंड अबव के बाद तो चलो ठीक है पॉइंट्स बहुत ही गिर जाते हैं ना, एज के तो पॉइंट्स मिलते नहीं। इस एज में चलो ठीक है 110 पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन IELTS एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो गाइज एक और चीज मैं आपको बता दूं, IELTS की बुकिंग, ठीक है, कम से कम आपको ये भी नहीं कि आप अगर ये चाहो कि चलो ठीक है 2 महीने बाद आपको डेट चाहिए तो मिल जाएगी, या फिर 1 महीने बाद डेट चाहिए मिल जाएगी, वो भी स्लॉट्स होते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको 3 महीने बाद मिले, 4 महीने बाद मिले, ठीक है। उसके बाद आप डेट बुक करोगे, डेट बुक करने के बाद उसका रिजल्ट आने में चलो ठीक है टाइम लग जाएगा, ठीक है, महीने भर मान लो, ठीक है। तो ये मान के चलो एक IELTS में देने में बंदा का कम से कम मान के जो 4 से 5 महीने तो वहीं गए, ठीक है। अगर उसमें अगर वो बंदे ने स्कोर नहीं किया 2-3 IELTS में तो हो गया भाई उसका तो 1 साल कंप्लीट। तो गाइज मैं ये इसलिए कह रहा हूं स्टडी परमिट के लिए कि स्टडी परमिट में यू जस्ट हैव टू स्कोर 6 एंड अबव, ठीक है। अगर मैं तो 7 कहता हूं, लेकिन चलो ठीक है अगर 6.5, 6 भी लेके आ रहा है ओवरऑल तो चलो ठीक है कॉलेज का ऑफर लेटर निकल जाएगा, और अगर गैप नहीं है, ठीक है, तो इजीली वो स्टडी परमिट में आ सकता है, ठीक है। उसको जॉब भी मिल सकता है। अगेन जो लोग भी डायरेक्टली PR लेके आते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, जो लोगों ने यहाँ पे पढ़ाई करी है वो इजीली यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। उसका रीजन यही है कि उनकी पढ़ाई यहाँ पे होती है, उसके बाद वो जॉब भी यहाँ पे करते हैं। तो एक एम्प्लॉयर होगा, डायरेक्टली कोई PR लेके आया है, लेट्स से अगर मैं हूं डायरेक्टली जॉब लेने के लिए जाऊंगा तो मैं डायरेक्टली PR लेके आऊंगा, मेरे पास लोकल एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास यहाँ की एजुकेशन नहीं है, ठीक है। और एक बंदा है जो कि यहाँ पे पढ़ा हुआ है, यहाँ पे एक्सपीरियंस है उसके पास, डेफिनेटली उसको जॉब इजीली मिल जाएगी, और IELTS भी उसको कम देना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्टडी गैप की। तो गाइज काफी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था और काफी लोगों को डाउट भी होगा। तो गाइज ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा, ठीक है, गवर्नमेंट की कहीं पे भी वेबसाइट पे नहीं लिखा कि स्टडी गैप की वजह से आपका जो है स्टडी परमिट जो है रिफ्यूज हो जाएगा, कहीं पे भी नहीं लिखा। जो लोग भी कह रहे हैं इंडिया में बैठे हैं, मैं तो कहता हूं कि चलो ठीक है ज्ञान देने वाले सब है, कहीं पे ऐसा नहीं लिखा कि स्टडी गैप की वजह से आप नहीं आ सकते हो। हाँ, किसी का कोई ऐसा गैप है, कोई 15 साल 20 साल पहले किसी ने अपनी स्टडीज रोक दी, चलो ठीक है वो बात अलग है। लेकिन चलो ठीक है 10-12 साल किसी ने जो है किसी कारणवश, ठीक है, रोक दी, और वो पढ़ाई मतलब कि वो कहीं एक्सपीरियंस था उसके पास, वो जॉब कर रहा है उसी एजुकेशन से रिलेटेड, उसी अपने फील्ड से रिलेटेड, तो चलो ठीक है वो चीज एक अच्छे कंसल्टेंट उसको ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं और उनका स्टडी परमिट वो अप्लाई कर सकते हैं। अगेन अगर ये स्कोर आते हैं तो 2 साल के लिए वैलिड होता है। मैं अगर भी बता दूं आपको, IELTS में अगर आप ये स्कोर लेके आ जाते हो तो 2 साल तक का टाइम है आपके पास, ठीक है। तो अगर एज ऊपर नीचे भी होती है तो 2 साल तक आप जो है इसको यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप 29 के ऊपर हो जाओगे, 30, 31, 32, 33 पॉइंट्स गिरते रहेंगे, ठीक है, पॉइंट्स गिरते रहेंगे, और 2 साल के बाद आपको अगेन IELTS देना पड़ेगा। और फिर अगर हम बात करें, ये तो बात कर रहे हैं जनरल की, ठीक है, PR में IELTS होता है जनरल, और स्टडी परमिट के लिए IELTS होता है एकेडमिक, ठीक है। तो और दोनों ही थोड़ा सा
डिफरेंट होता है अगर हम बात करें तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन आपको एकेडमिक की प्रैक्टिस करनी है। तो गाइज मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अपनी रिसर्च करें, ठीक है। और ये जो आप वेबसाइट्स में देखते हैं ना, ये जो फॉर्म बना रखे हैं लोगों ने, लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, वहां पे लिखा है, ठीक है। देखिए सब चीज गूगल में सही नहीं हो सकती, मैं ये मानता हूँ। सब चीज देखिए हमारे जैसे ही ह्यूमंस होते हैं जो ये सब चीजें बनाते हैं, तो हर चीज वो देखना नहीं। आप हमेशा गवर्नमेंट की वेबसाइट में लिखे, कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट में लिखा है स्टडी गैप, नहीं कहीं पे भी नहीं लिखा, ठीक है। 40 साल का बंदा भी पढ़ने के लिए आ सकता है, 45 साल का भी बंदा पढ़ने के लिए आ सकता है, ठीक है। अगर उसने पढ़ाई रोक दिया, अगेन 10-12 साल तक का चल जाता है, ठीक है। अगर किसी ने 10-12 साल पहले पढ़ाई रोक दी और उसके बाद वो काम कर रहा है, ठीक है, वो प्रेजेंट कर रहा है कि चलो ठीक है भाई, मैं किसी कोई प्रॉब्लम की वजह से मैंने पढ़ाई रोक दी थी, तो मैं अब पढ़ना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली वो एक रीजन है, जेन्युइन रीजन है, और वो वापस से पढ़ना चाहता है। उसको ये शो करना पड़ेगा अपने लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में कि उसने जो पढ़ाई रोकी थी वो किस वजह से रोकी थी, प्लस अब जो पढ़ना चाहता है वो अपने जो प्रोफाइल है वो अपग्रेड करना चाहता है। भाई ऐसे ये सब नहीं मेंशन करना कि चलो ठीक है यहां आना है, पीआर लेना। अगेन आप टीआर भी होगा, वो टेम्पररी रेजिडेंट वीजा, स्टडी परमिट की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको वो चीज ढंग से मेंशन करनी है उसके अंदर कि आप यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद आप वापस जाओगे। अगेन जाता कोई नहीं है, मैं तो हर वीडियो में कहता हूँ सब लोग ही सेटल हो जाते हैं, लेकिन आपको वो सब चीजें ढंग से मेंशन करनी है। उसके बाद अगर चलो हस्बैंड वाइफ है, स्टडी परमिट की बात कर रहा हूं मैं, अगर हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड वाइफ एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, सबके सब जो है एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनके बच्चे हैं, बच्चे को भी विजिटर वीजा मिल जाएगा। अगर पेरेंट्स है, पेरेंट्स को भी विजिटर वीजा मिल जाएगा। अगर उनकी फाइल उतनी स्ट्रांग है तो उसमें सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस जो है उनका स्ट्रांग होना चाहिए। जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं इंडिया से, वहां पे उनके पास अच्छी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अच्छी अगर इनकम है तो पूरी फैमिली को भी वीजा मिल सकता है। वाइफ को स्टडी परमिट मिलेगा, हस्बैंड को ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा, और पेरेंट्स को और बच्चों को विजिटर वीजा मिल जाएगा। लेकिन वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है। आप क्या कर सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, हस्बैंड आ गया यहाँ पे या वाइफ आ गई, दोनों में से कोई भी एक आ गया, हस्बैंड आ गया, हस्बैंड आ गया, उसके बाद हस्बैंड ने यहाँ पे आके पढ़ाई कर रहा है, 1-2 सेमिस्टर पूरी हो जाए उसकी, कम से कम 2 सेमिस्टर पूरी हो जाए, ठीक है। अगेन ये सब चीजें नहीं लिखी कहीं पे भी, लेकिन प्रैक्टिकली हम सोचेंगे कि होता है कि स्टडी परमिट पे अगर कोई आता है तो बर्डन नहीं हो जो स्पाउस है उसके ऊपर। तो आप क्या कर सकते हैं, लेट्स से अगर हस्बैंड आ गया, ठीक है, हस्बैंड आ गया, वो पढ़ाई कर रहा है, 2 सेमेस्टर कंप्लीट होगी, उसके पास जॉब भी होनी चाहिए। ये एक मैं ये कहूंगा कि उनके पास जॉब भी होनी चाहिए। और अगर उनके पास जॉब है, अगर सैलरी आ रही है, तो वाइफ को ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा, बच्चे हैं तो बच्चों को भी विजिटर वीजा मिल जाएगा। तो वो आके और फिर जैसे ही कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास उनका हो जाता है, वो अप्लाई कर सकते हैं अपना पीआर के लिए। और एक्सपीरियंस के मेनली क्या है, एक्सपीरियंस के उनको पॉइंट्स मिल जाते हैं कि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस होती है उनकी, उसके उनको पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा गाइस कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं आज की सिचुएशन के हिसाब से, तो गो फॉर स्टडी परमिट। मैं अपने चैनल के थ्रू अपडेट करता रहूंगा, जो भी कॉलेजेस की जो लिस्ट होगी मैं आपको बताता रहूंगा। एडमिशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आप हमारे चैनल के थ्रू जो है हेल्प ले सकते हैं, आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमने आज भी करीब 150 ईमेल्स का रिप्लाई किया है, लेकिन काफ़ी आपको भी तो समझना पड़ेगा, काफ़ी ईमेल्स हैं, ठीक है, काफ़ी स्पैम ईमेल्स भी आती हैं। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है सबके जो है ईमेल्स को रिवर्ट करें। तो गाइज ये थी मेरी एक वीडियो जिसमें मैंने बताया पीआर वर्सेस स्टडी परमिट आज की सिचुएशन के हिसाब से। तो अगर आप और इससे रिलेटेड वीडियो जानना चाहते हैं, अगर आप और इस टॉपिक के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इससे रिलेटेड और भी कोई अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, डेफिनेटली मैं एक और वीडियो के जरिए आपको मैं रिवर्ट करूंगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।